उसके लिए कला और सौंदर्य का संरक्षण भी जरूरी है। साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में जो हुआ उसे ज्ञान का विस्फोट कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। साहित्य में हमारे पास कालिदास जैसे महारथी थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम इतना प्रभावशाली था कि ये यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली पहली भारतीय रचना बनी। और फिर विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। अक्सर हम इसे बच्चों की कहानियों की किताब मान लेते हैं, लेकिन इसके लिखे जाने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा के मूर्ख पुत्रों को राजनीति, कूटनीति और जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए विष्णु शर्मा ने जानवरों के पात्रों का इस्तेमाल करके ये कहानियां रची थी। और विज्ञान के मोर्चे पर तो आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया की समझ ही बदल दी। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम गणित और खगोल विज्ञान का मास्टरपीस है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने शून्य की धारणा को स्पष्ट किया और दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल किया। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने उस दौर में जब दूरबीन का नामो निशान नहीं था, ये बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहण लगने के पीछे राहु और केतु जैसे मिथकों को खारिज कर दिया और वैज्ञानिक तौर पर साबित किया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण दरअसल पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई पड़ने के कारण होते हैं। उनके साथी वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री भी हुए जिन्होंने बृहद संगीता लिखी। ज्ञान का ये सूरज केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे संस्थागत रूप भी दिया जा रहा था। कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। जरा उस समय के नालंदा की कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल आवासीय परिसर जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और इंडोनेशिया से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। और अगर वास्तुकला की बात करें तो अब तक भारत में पूजा के लिए गुफाओं को काटकर चैत्य बनाए जाते थे। लेकिन गुप्त काल में पहली बार ईंटों और पत्थरों से व्यवस्थित मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका एक बेहद शानदार और शुरुआती उदाहरण है। वास्तुकला के साथ साथ चित्रकला ने भी इस दौर में नई ऊंचाइयों को छुआ। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं को अगर देखें, विशेषकर गुफा संख्या 16 और 17, तो उनके भित्ति चित्र या म्यूरल्स आज भी अपनी जीवंतता से हैरान कर देते हैं। उन गुफाओं के अंधेरे में प्राकृतिक रंगों से जिस तरह मानवीय भावनाओं, करुणा, दुख और उल्लास को उकेरा गया है, वो तकनीक और कला का सर्वोच्च स्तर है। लेकिन हर सुनहरे दौर की तरह गुप्त साम्राज्य का भी सूरज ढलने लगा था। मध्य एशिया से हूणों के रूप में एक नया और बेहद खूंखार खतरा भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। ऐसे संकट के समय में स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के रक्षक बनकर उभरे। भीतरी स्तंभ लेख में दर्ज है कि कैसे उन्होंने हूणों को बुरी तरह पराजित कर देश को बचाया। और यहाँ एक बार फिर हमारी कहानी में सुदर्शन झील लौटकर आती है। जी हाँ, शकों के राजा रुद्रदामन के सदियों बाद जब सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया, तो स्कंदगुप्त ने अपने प्रांतीय गवर्नर के जरिए इसका एक बार फिर पुनरुद्धार करवाया। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर उत्तराधिकारियों और हूणों के लगातार हमलों के दबाव में टूट गया। इसके पतन के साथ ही प्राचीन भारत का वो स्वरूप जिसमें एक विशाल केंद्रीय सत्ता होती थी, हमेशा के लिए बदल गया। और इसके बाद जो गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड शुरू हुआ, वो क्षेत्रीय महाशक्तियों का दौर था। उत्तर भारत में मगध की जगह अब कन्नौज ने ले ली थी। कन्नौज पर अधिकार का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण। और इस नए केंद्र को सबसे ज्यादा चमकाया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का काल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनके दरबार में चीनी यात्री हुएनसांग आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वो नालंदा में पढ़ा भी और पढ़ाया भी। उसकी पुस्तक सीयू की उस समय के भारत का एक जीता जागता दस्तावेज है। हर्ष खुद भी कोई आम राजा नहीं थे। वे तलवार के धनी होने के साथ साथ कलम के भी धनी थे। उन्होंने रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे संस्कृत नाटकों की रचना की। हर्ष के बाद उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो संघर्ष हुआ, उसने राजनीति को तो उलझाया, लेकिन कला और शिक्षा के मोर्चे पर अभूतपूर्व काम हुआ। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा को भी आर्थिक मदद देकर फिर से खड़ा किया। लेकिन जब मैं वास्तुकला की बात सोचता हूँ तो मुझे दक्कन के राष्ट्रकूट वंश का काम सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगता है। विशेष रूप से एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर इंसान की छेनी और हथौड़ी से किया गया एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी शायद न दोहरा सके। कृष्ण प्रथम के समय में बने इस मंदिर को किसी आम इमारत की तरह नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया। इसे एक विशाल बेसाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए तराशा गया है। शिल्पकारों ने लगभग 2 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाला और एक 3 मंजिला भव्य मंदिर उकेर दिया। ये 3D प्रिंटिंग के विचार का एक प्राचीन उल्टा संस्करण लगता है।
ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई करना और जरा सी भी गलती होने पर पूरी चट्टान का बर्बाद हो जाना, ये सोचकर ही चक्कर आ जाता है। और अगर हम दक्षिण भारत की क्षेत्रीय शक्तियों की बात कर ही रहे हैं तो चोल साम्राज्य का जिक्र किए बिना ये इतिहास अधूरा है। राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसके गुंबद का पत्थर ही 80 टन का है। लेकिन मेरे लिए चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी नौसेना यानी नेवी पावर थी। उनके राजा राजेंद्र प्रथम ने नौसेना का ऐसा इस्तेमाल किया जो उस समय की दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल, राजेंद्र प्रथम की नौसेना इतनी विशाल और आक्रामक थी कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर नौसैनिक हमला किया। आज का इंडोनेशिया और मलेशिया। जी, चोलों के जंगी जहाजों ने समुद्री व्यापारिक मार्गों पर ऐसा कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया था कि इतिहासकारों ने लिखा है पूरी बंगाल की खाड़ी चोलों की एक निजी झील में बदल गई थी। ये भारत के इतिहास में नौसैनिक शक्ति का सबसे प्रखर उदाहरण है। चोलों की झील, ये एक साम्राज्य की ताकत को बयां करने का कितना प्रभावशाली तरीका है। इस पूरे दौर में चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, वास्तुकला ने अपने अलग अलग स्थानीय स्वरूप भी तय कर लिए थे। अक्सर हम मंदिर वास्तुकला की शैलियों के नाम सुनते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। जी, अगर इसे श्रोताओं के लिए आसानी से समझाना हो तो इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है। उत्तर भारत के मंदिर जो ऊंचे वक्र रेखाओं वाले शिखरों के साथ बनते हैं, जैसे खजुराहो या उड़ीसा के मंदिर, वे नागर शैली में आते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिर जिनमें एक पिरामिड की तरह ऊपर की ओर पतले होते जाने वाले विमान या टावर होते हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, वे द्रविड़ शैली कहलाते हैं। और वेसर दक्कन के इलाके में जहां इन दोनों शैलियों का एक खूबसूरत मिश्रण तैयार किया गया, उसे वेसर शैली कहा जाता है। तो मौर्यों के पतन से लेकर 1200 ईस्वी तक के इस लंबे उथल पुथल और उपलब्धियों से भरे सफर से गुजरने के बाद ये सवाल लाजमी है कि आज के हमारे जीवन में इस इतिहास की क्या अहमियत है। इसका सबसे सीधा जवाब ये है कि ये इतिहास कोई संग्रहालय में रखी पुरानी चीज नहीं है। ये आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सांस ले रहा है। आज जब हम तारीख देखने के लिए कैलेंडर देखते हैं तो वो शक संबत से जुड़ा है। जब हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एल्गोरिदम लिखते हैं या हम जटिल गणितीय समीकरण सुलझाते हैं, तो वो सब आर्यभट्ट के दिए गए शून्य और दशमलव के बिना असंभव था। जब किसी बीमार को आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से आराम मिलता है, या जब हम अपने बच्चों को जीवन के सबक सिखाने के लिए पंचतंत्र की बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाते हैं, तो हम असल में उसी प्राचीन युग की विरासत को जी रहे होते हैं। ये दौर हमें सिखाता है कि युद्ध और तलवारें तो टूट जाती हैं, लेकिन विचार, ज्ञान और नवाचार हमेशा जिंदा रहते हैं। ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष है और इस पूरी लंबी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। जी बिल्कुल। इस पूरे सफर में सुदर्शन झील एक खामोश गवाह की तरह बार बार सामने आई। जरा इस झील के जीवन चक्र को देखिए। इसे मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने कृषि और सिंचाई के लिए बनवाया। फिर सदियों बाद जब इसका बांध टूटा तो एक विदेशी मूल के शक राजा रुद्रदामन ने अपने खजाने से इसे ठीक करवाया। और फिर कई सौ साल बाद गुप्त वंश के स्कंद गुप्त ने इसे दोबारा जीवन दिया। सत्ता बदलती रही, अलग अलग विचारधाराओं वाले, अलग अलग मूल के और अलग अलग धर्मों को मानने वाले शासक आते जाते रहे। लेकिन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी जनता की भलाई के लिए बना बुनियादी ढांचा, उसे हर शासक ने सहेजा और उसका पूरा सम्मान किया। किसी भी राजा ने ये सोचकर उसे नष्ट या नजरअंदाज नहीं किया कि ये तो मेरे पूर्वजों ने या किसी विदेशी ने बनवाया था, तो मैं इसकी मुरम्मत क्यों करवाऊं? ये सचमुच एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। आज के इस आधुनिक लोकतांत्रिक दौर में जहां हर कुछ सालों में सरकारें बदलती हैं, सत्ता के समीकरण बदलते हैं, क्या हम जन कल्याण की नीतियों और सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के प्रति ऐसी ही परिपक्वता और निरंतरता देखते हैं, या फिर वैचारिक मतभेदों के बलि चढ़कर विकास के काम अटक जाते हैं? 185 ईसा पूर्व से शुरू हुई भारत की ये कहानी हमें न सिर्फ अपने अतीत पर गर्व करना सिखाती है, बल्कि वर्तमान के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल और सबक छोड़कर जाती है। इसी सवाल के साथ आज के इस ऐतिहासिक सफर को हम यहीं विराम देते हैं।